Hey guys, welcome back to another video and I'm your host राजवीर और आज हम करने वाले हैं डिस्कस एवरी MCU मार्वल मूवीज़ के बारे में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्रॉपर MCU मूवीज़ की टाइमलाइन के बारे में। एक परफेक्ट वॉच ऑर्डर में तुम्हें इसमें बताने वाला हूं। पर उससे पहले तुम्हें एक चीज़ मैं बता दूं, ये वीडियो होने वाला है सीक्वल पिछले वीडियो का, जो कि था एवरी नॉन MCU मार्वल मूवीज़ के बारे में। जिसने पहले वो वीडियो नहीं देखा है, पहले जाके वो वाला वीडियो चेकआउट करो और फिर इस वीडियो में आना, वरना तुम्हें आधी चीज़ें समझ में नहीं आएगी जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। सो गाइज, जैसे मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से MCU पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गया था और उसने अपने कैरेक्टर्स के राइट्स दूसरे स्टूडियोज़ को भेज दिए थे। बट ये कहानी होने वाली है उसी स्टोरी का सेकंड पार्ट, जहाँ पे अब मैं बताऊंगा कि मार्वल स्टूडियोज़ किस तरीके से मार्वल स्टूडियोज़ बना और उसने अपने सभी कैरेक्टर के राइट्स वापस कैसे पाए और किस तरीके से एक लार्जर देन लाइफ, एक बिगर सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया, जिससे आज काफ़ी सारे स्टूडियोज़ इंस्पिरेशन लेते हैं और एक शेयर्ड यूनिवर्स बनाने की कोशिश करते रहते हैं। सो गाइज, ये वीडियो भी स्प्लिट होने वाला है दो पार्ट्स के अंदर, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट रहने वाला है जो कि ऑलरेडी एक वीडियो का सेकंड पार्ट है, और इस वीडियो में हम मार्वल के फर्स्ट 3 फेजेस को ही डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कहलाते हैं इन्फिनिटी सागा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मार्वल ने देखा कि मार्वल ने अपने जो कैरेक्टर के राइट्स बेच दिए थे, तो दूसरे स्टूडियोज़ उन पर मूवी बना के अच्छा खासा पैसा छाप रहे थे। तो मार्वल ने सोचा कि क्यों ना मुझे भी ट्राई करना चाहिए अपने खुद के सुपर हीरोज़ और खुद का स्टूडियो खोल के। तो मार्वल ने सबसे पहले बैंक से लोन लिया और उन्होंने अपनी पहली मूवी बनाई, जो थी आयरन मैन। आयरन मैन का जो फर्स्ट पार्ट था वो रिलीज़ हुआ था 2008 में, जिसे बनाया था मार्वल स्टूडियोज़ ने, और इसे जो डिस्ट्रीब्यूट करा था वो थी पैरामाउंट पिक्चर्स। फिर मार्वल ने अपनी सेकंड मूवी लाई, जो कि थी द इनक्रेडिबल हल्क, जो कि रिलीज़ हुई थी 2008 में, और इसे यूनिवर्सल पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट करा था। वहीं पे इस मूवी को बनाया मार्वल ने था और ये मार्वल यूनिवर्स का पार्ट है, बट इसके जो डिस्ट्रीब्यूटिंग राइट्स थे वो यूनिवर्सल के पास थे, बट यूनिवर्सल ने मार्वल को वापस कर दिए थे ताकि मार्वल उन पे मूवी बनाए और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करके यूनिवर्सल पैसा कमाए। फिर उसके बाद सेकेंड के बाद जो थर्ड मूवी आई वो थी आयरन मैन का डायरेक्ट सीक्वल, जो कि था आयरन मैन 2, जो रिलीज़ हुआ था 2010 में, जो कि फॉलो करता है इवेंट्स आयरन मैन 1 मूवी के। फिर उसके बाद इन्होंने एक और नए कैरेक्टर के ऊपर मूवी बनाई, जो कैरेक्टर था थॉर, जिसकी फर्स्ट मूवी रिलीज़ हुई थी 2011 में। फिर इन्होंने एक और नए कैरेक्टर की स्टैंड अलोन मूवी बनाई, जो था कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, जो कि रिलीज़ हुई 2011 में। और इन सारी मूवीज़ को अभी तक जो प्रोड्यूस कर रही थी वो थी मार्वल स्टूडियोज़ और डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी पैरामाउंट पिक्चर्स। और मार्वल का जो सबसे बेसिक प्लान था वो यही था कि हम फिलहाल 3-4 कैरेक्टर्स की स्टैंड अलोन मूवी बनाएंगे और फिर एक बड़ा क्रॉस ओवर इवेंट करके इन सारे कैरेक्टर्स को आपस में एक साथ टीम अप करवाएंगे, और छोटे छोटे कैमियोज डालते गए वो अपने इन यूनिवर्स में, जिससे पता चला कि एक शेयर्ड और एक कनेक्टेड यूनिवर्स है। जैसे कि इनक्रेडिबल हल्क में आयरन मैन का कैमियो था, आयरन मैन 2 में ब्लैक विडो का कैमियो था, और थॉर में हॉकाई का कैमियो था, और कैप्टन अमेरिका में भी हमें निक फ्यूरी का कैमियो दिखाई दिया था। और फिर फाइनली आती है हमारे थर्ड कंटेस्टेंट डिज्नी। डिज्नी ने जब ये देखा तो डिज्नी ने मार्वल की जो फाइनल मूवी होने वाली थी, जो क्रॉसओवर मूवी होने वाली थी, उसे खरीद लिया, इवन पूरे मार्वल को ही खरीद लिया, और उन्होंने प्रोड्यूस करी मार्वल के साथ दी अवेंजर्स, जो कि रिलीज़ हुई 2012 में, जो कि एक ह्यूज हिट साबित रही, और इससे मार्वल एक सिनेमैटिक यूनिवर्स फॉर्म हुआ और मार्वल को अपनी पहली सक्सेस मिली। और यहीं पे ख़त्म होता है मार्वल का फेज़ 1। फिर मार्वल ने अपना सेकंड फेज़ चालू करा, जिसकी पहली मूवी निकल के आई आयरन मैन 3, जो कि डायरेक्ट सीक्वल था आयरन मैन 1 और 2 का, जो कि रिलीज़ हुई थी 2013 में। फिर उन्होंने बनाई थॉर द डार्क वर्ल्ड, जो कि सीक्वल था थॉर मूवी का, और जो कि रिलीज़ हुई 2013 में। फिर उसके बाद थर्ड मूवी आई कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, जो कि रिलीज़ हुई 2013 में, और ये सीक्वल था कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर का। फिर उसके बाद आई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी, जो कि रिलीज़ हुई 2014 में, और ये एक कम्प्लीटली न्यू टीम थी जो कि स्पेस एवेंजर्स की थी। और फिर मार्वल ने एक और टीम अप मूवी बनाई, जो थी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, जो कि रिलीज़ हुई थी 2015 में। और फिर एक मूवी आती है एक और नए कैरेक्टर के ऊपर, जो थी एंटमैन, जो कि रिलीज़ हुई थी 2015 में। और यहाँ पे ख़त्म होता है मार्वल का फेज़ 2। अब तक मार्वल समझ चुका था कि उन्हें अपनी मूवीज़ किस तरीके से बनानी है, और साथ ही मार्वल को एक फॉर्मूला, एक प्रॉपर टेम्पलेट उनको मिल चुकी थी कि उन्हें अपनी मूवीज़ किस तरीके से प्रेजेंट करनी है। उन्होंने लाइट हार्टेड कॉमेडी मूवीज़ विथ सम जोक्स और एक अच्छी खासी एक्शन सीक्वेंसेस प्लस फर्स्ट हाफ में कैरेक्टर का
स्टोरी राइज होना, और फिर लास्ट में आते आते कैरेक्टर का डाउनफॉल, और फिर थर्ड एक्ट में वापस कैरेक्टर का राइज और विलन को एंड करना। ये था मार्वल का फॉर्मूला विथ सम जोक्स एंड लाइट हार्टेड कॉमेडी, जो कि ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और मार्वल को पता चल गया था कि हमारे को किस तरीके से अपने इस यूनिवर्स को आगे फॉरवर्ड करना है, और इसीलिए उन्होंने अपनी ही पहली 2 एवेंजर्स मूवीज से ही सेटअप करने के लिए लग गए एक बिग बैड गाय, जो कि उनके इस पूरे यूनिवर्स का फाइनल कंक्लूजन देने वाला था, जो कि था थैनोस। अब शुरू होता है फेज 3, और फेज 3 की जो सबसे पहली मूवी आई थी उससे कह सकते हो कैप्टन अमेरिका का थर्ड सीक्वल, यानी कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, जो कि रिलीज हुई थी 2016 में। पर इसे कैप्टन अमेरिका की थर्ड मूवी कहने के बजाय मैं इसे मिनी एवेंजर्स मूवी कहना ज़्यादा पसंद करूँगा। वहीं पे इसी मूवी के साथ जो है सोनी ने डील कर ली थी मार्वल के साथ, और मार्वल को दे दिया था अपने स्पाइडरमैन को यूज़ करने के राइट्स, और वहीं पे हमें मार्वल स्टूडियोज़ का स्पाइडरमैन नज़र आया, जो कि था टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन, और उसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमें इसमें दिखाई दी। और साथ ही हमें इस मूवी में नजर आया तचाला का ब्लैक पैंथर, और यहीं से हो गई थी हमारे आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की लड़ाई, जो कि एक मेजर कारण बनी थैनोस के फर्स्ट पार्ट यानी कि इन्फिनिटी वॉर में जीतने के। फिर आती है फेज 3 की सेकंड मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि एक और नए कैरेक्टर की मूवी थी, जो कि रिलीज हुई थी 2016 में। और फिर आती है नेक्स्ट मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, जो कि सीक्वल था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 का, जो कि रिलीज हुई थी 2017 में। और वहीं पे उसके बाद आती है स्पाइडरमैन होमकमिंग, जो कि सिविल वॉर के इवेंट्स को फॉलो करती है और साथ ही स्पाइडरमैन को एक स्टैंड अलोन मूवी प्रोवाइड करती है, जो कि रिलीज हुई थी 2017 में। फिर आती है थॉर रैग्नारॉक, जो कि डायरेक्ट सीक्वल थी थॉर सीरीज़ का, और ये रिलीज हुई थी 2017 में। और इस मूवी ने थॉर के कैरेक्टर को कम्प्लीटली चेंज करके रख दिया था। टाइका वाइटिटी ने थॉर को बिल्कुल ही एक नए वे में प्रेजेंट करा, और ये मूवी ने पिछली दोनों थॉर मूवी से भी बहुत ज़्यादा तबाह की कमाई करी, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी थी। फिर आई फेज 3 की 6th मूवी यानी कि ब्लैक पैंथर, जो कि रिलीज हुई थी 2018 में, जिसने हमें वकांडा से वाकिफ कराया, और वकांडन टेक और वाइब्रेनियम, जो कि मार्वल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट माना जाता है, उससे हमें वाकिफ कराया। और जो ब्लैक पैंथर का वर्ल्ड था बहुत ज़्यादा अच्छे से रायन कुगलर ने डिलीवर करा, और ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट मार्वल मूवी है। फिर आता है मार्वल स्टूडियोज़ की एक बिग बैंग टीम अप मूवी यानी कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जो कि रिलीज हुई थी 2018 में, और जहाँ फुल फॉर्म में अपीयर हुआ था हमारा थैनोस, जिसने हमारे एवेंजर्स की अच्छी खासी वाट लगा दी थी। और फिर आता है इसके बाद एंटमैन का सीक्वल, जो कि था एंटमैन एंड द वास्प, जो कि रिलीज हुआ था 2018 में। उसके बाद रिलीज हुई थी कैप्टन मार्वल की स्टैंड अलोन मूवी, जो कि रिलीज हुई थी 2019 में, जो कि एक तरीके से मार्वल की सबसे पुरानी टाइमलाइन को भी सेटअप करती है, जब हमें यंग निक फ्यूरी दिखाई दिए थे और उनका आई पैच लगाने की वजह पता चली थी। और फिर आती है फेज 3 सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे लास्ट फिल्म एवेंजर्स एंड गेम, जो कि रिलीज हुई थी 2019 में। और ये जो मूवी थी ये हमारे एवेंजर्स की थी, जहाँ पे हमें एवेंजर्स की तीनों ट्रिनिटी यानी कि थॉर, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन तीनों मिलके एवेंजर्स यानी कि थैनोस का सामना करते हुए। पिछली मूवी जो कि इन्फिनिटी वॉर थैनोस की थी, वहाँ पे इस मूवी में एवेंजर्स ने थैनोस की कम्प्लीटली वाट लगा दी थी और उसे बड़ी मुश्किल से हरा दिया था इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ में से एक पॉसिबिलिटी को बनाकर। और जितनी तारीफ की जाए उतना कम है इस मूवी के लिए, क्योंकि ये मूवी मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट एवर मूवी थी। और ये था क्लाइमैक्स जो कि हम इतने टाइम से देखते आ रहे थे पूरे इन्फिनिटी सागा का। बट इन्फिनिटी सागा तो यहाँ पे एंड हो गया था, बट फेज 3 को जो एंड किया था वो किया था स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम ने, जो कि अगेन सोनी पिक्चर्स और मार्वल की एक टीम अप मूवी थी, जहाँ पे हमें स्पाइडरमैन का नेक्स्ट पार्ट देखने को मिला था और साथ ही नए आयरन मैन यानी कि ना स्पाइडरमैन ए मिस्टीरियो का जादू हमें दिखाया गया था। सो गाइज यहाँ पर एंड होता है हमारा इन्फिनिटी सागा, जहाँ पे इस पूरे इन्फिनिटी सागा में आपको सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर मैं दो किसी लोगों को देना चाहूँगा तो है मार्वल के स्टैन ली, जो कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे मार्वल के, और उन्हें ऑलमोस्ट सारी ही मार्वल मूवीज़ में उन्हें देख सकते हो क्योंकि उनका कैमियोज ऑलमोस्ट हर मूवी में रहा है। और साथ ही मैं क्रेडिट देना चाहूँगा टोपी मास्टर केविन फाइगी को, जिसने पॉसिबल करा हमारे सामने ऐसा एक बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स रख के, और उन्होंने ही फॉर्म करा मार्वल स्टूडियोज़ को, जो कि मैं कहना चाहूँगा बहुत बेस्ट। और यही बंदा है कि प्लानिंग जो थी हमें अभी तक इन्फिनिटी सागा तक देखने को मिली और आगे मल्टीवर्सल सागा में भी देखने को मिलेगी। तो मल्टीवर्सल सागा पे वीडियो जल्दी आएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तुमने वीडियो एंड तक देखा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिख के बताओ कि तुमने कौन सी मार्वल मूवी देखी है और कौन सी नहीं, और कुछ फीडबैक हो मेरे लिए तो वो भी प्रोवाइड करो।